हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सब लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। देख रहे हो चित्र, इस चित्र में देखो क्या है, एक नीड़ है। नीड़ का अर्थ घोंसला। देखते हो ना, ये जो है तिनकों से भी निर्मित है, तिनकों से बना हुआ है। और देखो ये जो दो पक्षी कैसे बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। तो इस नीड़ के बारे में और ये जो पक्षी नीड़ को कैसे बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कविता है नीड़ का निर्माण। और इस कविता को जो रचना किए हैं कवि हैं, इस तस्वीर देख रहे हो, ये है हरिवंश राय बच्चन, जो कि नीड़ का निर्माण कविता की रचना किए हैं। ये एक सुप्रसिद्ध लेखक कवि होने के साथ साथ हमारे बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता भी हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात, लेकिन ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और फिर अंग्रेजी की उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है वहाँ पर पढ़े। और कुछ दिन वे अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में काम किया और विदेश विभाग में सलाहकार भी रहे। बच्चन जी बचपन से ही लिखने की, काव्य कविता रचना करने की और विभिन्न प्रकार पुस्तक रचना करने की उनकी अभ्यास थी। उनकी कविता में हम देखेंगे कि जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। उनकी कविताओं को हम पढ़ेंगे तो जीवन कैसा है और जीवन में कितना संघर्ष होता है उसको हम जान पाएंगे। बहुत सारे प्रेरणा हमें उनकी कविता में मिलते हैं। वो इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। आज जो हम पढ़ेंगे नीड़ का निर्माण, उसमें भी हम देखेंगे कि जीवन को हर पल कैसे जिया जाता है, कैसे खुशी खुशी जिया जाता है और निडर होकर कैसे हम जो जितने सारे मुसीबत आते हैं उनका सामना करते हैं, उसको हम जान पाएंगे। बच्चों, हरिवंश राय जी बच्चन अनेक प्रकार की काव्य कविता लिखे थे, जैसे कि मधुशाला, मधु कलश। लेकिन दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत भी किया गया और सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में और भी कुछ आप लोग को अगर जानना है तो उनकी किताब हम पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नीड़ का निर्माण। देखो ये कविता है और यहाँ पर चित्र भी है तिनकों से बना हुआ, और नीड़ और दो पक्षी जैसे देखो, एक बाहर है और एक अंदर है, एक संघर्षरत है और एक शांति से बैठा हुआ है। तो यही चित्र ये समझाता है कि जीवन कितना संघर्षमय है और जीवन कितना कठिन है, लेकिन अगर हम उसे अपनी अंदाज से जिएंगे तो ये जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो बच्चों देखो, नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ये जो कविता है बहुत ही बड़ी कविता है। आज हम इस पंक्ति को, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। देखो, नीड़ का निर्माण फिर नाम से ही पता चलता है कि फिर बार बार बनाते हैं। बच्चों, हम देखते हैं जो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हम बार बार बनाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डेकोरेशन करते हैं। और जो चिड़िया है वो जो तिनकों से घोंसला बनाती है, नीड़ बनाती है, वो बार बार बनाती है। क्यों बार बार बनाती है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर नाना प्रकार की विपत्तियां हर पल आती रहती है, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़
आदि प्राकृतिक विपदाएं आती रहती है। इसलिए ये जो छोटे से तिनकों से निर्मित ये जो घोंसला टूट जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान टूट जाते हैं, तो इस भला तिनकों से निर्मित घोंसले का क्या मजाल, वो भी टूट जाता है। तो चिड़िया रहेगी कहाँ, वो निराश हो जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो सोचती है कि मैं फिर से नीड़ का निर्माण करूँगा। क्यों ऐसा सोचती है? क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो जितने भी बार नीड़ टूटता है उतनी ही बार उसे बनाता है। यही उसकी सारांश है। आगे उसका विस्तार करेंगे। देखो इसका जो शब्दार्थ है नीड़, नीड़ का अर्थ है बच्चों, मैं जैसे बताया था, घोंसला जो तिनकों से निर्मित होता है, और ये भी कह सकते हैं रहने या ठहरने की जगह, पक्षी रहता है नीड़। फिर नेह, नेह नाम से ही पता चलता है कि स्नेह और प्रेम। आह्वान, आह्वान मतलब बुलावा, पुकार। निशा, निशा का अर्थ रात या रात्रि या विवाहवरी भी कह सकते हैं हम, बहुत सारे हैं। उत्पात, उत्पात का अर्थ है उपद्रव। फिर आता है भीत, भीत मतलब भयभीत, डरा हुआ। प्राची, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। मुस्कान, मुस्कान का अर्थ है मृदुहास, थोड़ा सा मुस्कुराना, हंसना। फिर आती है मोहिनी, मोहिनी मतलब मोह लेने वाली, आकर्षक या मोहक, बहुत सारे उसके अर्थ भी हो सकते हैं। तो देखो बच्चों इसका भावार्थ जो है, देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती है। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों का निर्माण बराबर करते रहते हैं। रहने के लिए वे उनको बनाते हैं क्योंकि उनमें अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। प्राणी की यह जीने की इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड़ या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और नर नारी अर्थात मनुष्य उसे बनाते रहते हैं। छोटे लोगों का जीवन, यहाँ पर छोटे लोगों का अर्थ है जैसे कि गरीब या पक्षी, ऐसे उनका जीवन कैसे होता है। देखो छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफान में, धूल की आंधी में गिर जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियां आती है। विपत्ति अर्थात यहाँ पर क्या समझेंगे हम, बाढ़ आती है, आंधी तूफान आती है, बारिश होती है, तो ये जो कच्चा घर जो है नीड़ जैसा, ये सब टूट जाता है, बिखर जाता है। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है। हमने देखा है कि जब बारिश होती है या आंधी तूफान आती है तो आकाश में कैसे परिवर्तन हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। शाम के 3 बजे ऐसा लगता है कि वो रात हो गया, 3 बजे से ही अंधेरा छा जाता है, भय हमारे अंदर आ जाता है, हम डर जाते हैं कि क्या होगा। रात भी घन अंधकार में डूब जाती है, लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा, ऐसे लगता है कि क्या और सवेरा नहीं होगा, यही अंत है। सबके सब भी तटस्थ हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इतने में क्या होता है, जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा। मनुष्य पशु पक्षी जो है निराशा में डूब गए थे, उनके मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या ये सवेरा नहीं होगा। तो उस समय क्या होता है, एक आशा का किरण लेकर पूर्व दिशा से, जो पढ़े हम प्राची से, पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी मुस्कुराती हुई आती है, आ जाती है। भयंकर दुख से सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। मतलब हम फिर से कैसे जिए, जो टूट गया वो टूट गया, गुजर गया वो, अब हम कैसे जिए, हमारे परिवार के साथ कैसे रहें, क्या करें। उस निराशा से जो भरे हुए मन को फिर समझाने के लिए, साहस देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यही पूर्व दिशा से उषा रानी आती है। कहती है कि उठो, जागो और फिर निर्माण करो, फिर से एक नया मकान बनाओ, फिर से एक नीड़ बनाओ। इसलिए वो कहती है कि नीड़ का निर्माण फिर करो। क्यों? क्योंकि यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। स्नेह प्रेम किसके प्रति? हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति है, इसलिए हम उसको बनाते हैं। तो यह आह्वान देती है उषा रानी कि उठो और फिर काम में लग जाओ, नीड़ बनाओ, घर बनाओ, अपने परिवार के साथ सुख चैन से रहो। ऐसी विपत्ति आती है तो आने दो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से आनंद से जियो। तो बच्चों, इस कविता से हमको बहुत सारी शिक्षा मिलती है। हरिवंश राय जी बच्चन के जितने भी कविता हम पढ़ेंगे उसमें
बहुत सारी शिक्षा हमको मिलेगी, लेकिन अब कुछ मुख्य शिक्षा है। देखो, जीवन को हर पल खुशी से बिताना चाहिए, और एक है नाश से, नाश का अर्थ विनाश से, विनाश से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो टूटता है वो जुड़ता भी है। तो कहते हैं हम कि नाश से, विनाश से कभी घबरा कर हम बैठना नहीं चाहिए। हमको नाश से सीखना चाहिए, फिर निर्माण का सुख जो है उसे पाना चाहिए। तो बच्चों, चलिए कुछ संक्षिप्त प्रश्नों के बारे में हम आलोचना करते हैं। पहला प्रश्न है, आंधी उठने से नभ में क्या छा गया? इसका उत्तर होगा अंधेरा। अब देखो दूसरा प्रश्न, बादलों ने किसको घेरा? बादलों ने भूमि को। तीसरा प्रश्न, उषा की मुस्कान कैसी थी? उषा की मुस्कान मोहिनी थी। चौथा प्रश्न, रात कैसी थी? रात डरावनी थी। डरावनी थी। पांचवा प्रश्न, जन जन कैसे थे? भीत त्रस्त। हम भयभीत भी लिख सकते हैं। छठा प्रश्न, कहां से उषा आई? प्राची से या पूर्व दिशा से? ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्नों का तुम अभ्यास करना। अब चलेंगे कुछ भाषा ज्ञान की तरफ। देखो, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द बताइए। विपरीत, काला, काला का क्या होगा? गोरा। अंधेरा, अंधेरा का उजाला। नाश, नाश का निर्माण। और भी कुछ हम अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रतिशब्द, पर्यायवाची शब्द। रात, रात का क्या होगा? निशा। रात्रि भी होगी, विभावरी भी लिख सकते हैं। बादल, बादल का अर्थ है घन। मेघ भी हो सकता है। फिर चिड़िया, चिड़िया का पक्षी, पंछी भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, उसे शुद्ध करेंगे। देखो, काला रात आई, सुनने में हमको थोड़ा अजीब लगता है ना? तो इसका सही क्या होगा? काली रात आई। काली रात आई, अभी सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। दूसरा देखो, उषा मुस्कुराता है, सुनने में हमको थोड़ा अजीब सा लगता है ये भी। इसका सही क्या होगा? देखो, उषा मुस्कुराती है। इसको पढ़ो, ये कैसा लगता है? उषा मुस्कुराती है, ये सही लग रहा है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तुम लोग इसका अभ्यास कर सकते हो और फिर उसको तुम अपने कॉपी में लिख सकते हो। तो सभी को धन्यवाद कि आप लोग धैर्यतापूर्वक इस कविता को सुने और इस प्रश्नोत्तर का आलोचना में भाग लिए, इसलिए सभी को फिर से धन्यवाद।